गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट का पेपर 2 का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस पे केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों आ रहा है। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट डिस्कस करूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिस्कस करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग विनय पांडे सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल सवाल हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 69 है कि जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था उससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया था। तो यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं हुई थी, उन्होंने बस यही बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस, और इसी का उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। यही रदरफोर्ड ने कहा था यार। ठीक है, दूसरा सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्यों सपोर्ट करता है। तो उसका सीधी सी बात है, वो कहा जाता है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इंटेंसिटी बढ़ाने पे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या करंट बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, सो क्लियरली वेव इज ऑल्सो ए पार्टिकल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, वो क्वांटाइज्ड होता है और एक लाइट से एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है या एक फोटोन से एक लाइट ही निकलता है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पे क्या बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका होगा, बाकी सब कहीं कुछ नहीं है। अब पूछा है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी है ना रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया है कि जब भी हम हायर सेल्स में जाते हैं तो एनर्जी गैप घटता चला जाता है और लोअर सेल में एनर्जी गैप क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 1 से 2 का जब देखो यार नंबर ऑफ सेल है, 1 से 2 के बीच में जब जाओगे तो तुम्हारा एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है बेटा, 10.2 होता है ये। और जब तुम 2 से इनफाइनाइट जाओगे, 2 से इनफाइनाइट, तब भी तुम्हारा एनर्जी गैप सिर्फ 3.4 होता है बेटा, 3.4। ठीक है, अब तुम खुद सोच लो कि 1 से 2 में 10.2 और 2 से 3.4, हायर सेल में गैप कम होता है, लोअर में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका यही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मूव फर्दर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं 71 के बाद हम लोग, कभी कभी होता है 72 देखेंगे, फिर 73 देखेंगे, फिर 74 देखेंगे, इस तरह से हम लोग का सारे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है बेटा, तो 71 तक हो गया है, फिर जैसे देखना है 72 से 72, 73, 74। ठीक है, तो चलो है ना। अब देखो 72 है वो करा रेडियस ऑफ फर्स्ट टू बोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन ए रेशियो 1:4। अब देखो जो रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अगर रेशियो ऐसा है, इसका मतलब n1 n2, जो अगर r1 r2 हम करते हैं r1 r2, तो दैट इज n1 स्क्वायर और बटे में n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर बटे में n2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना दिया, 1/4। यहाँ से अगर तुम n1 n2 निकालोगे, दोनों साइड में रूट ले लोगे, तो n1/n2 कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब n1 n2 का रेशियो 1/2 है, मतलब या तो ये पहला सेल एक है तो दूसरा जो है दूसरा सेल है, या अगर कोई पहला सेल है तो दूसरा कौन सा है, चौथा सेल है, या तीसरा है छठा है, कुछ इस तरह का आएगा यार। तो अगर आपको यहाँ एनर्जी गैप ध्यान है तभी सवाल आपसे बनेगा। और मैं बोला था 1 से 4 तक याद रखिएगा। जैसे पहले दूसरे का एनर्जी गैप जो होता है फर्स्ट और 2 का, 1 2 का वो होता है 10.2 और 0.2, और 2 से 4 का जो गैप होता है, समझ रहा, वो आपका कितना होता है 2.55। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले सेल की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की एनर्जी कितनी होती है आपको पता है -0.15 और चौथे की 0.85। तो गैप जो है इन दोनों का गैप जो है वो मैच कर रहा है। ये जो गैप है वो दूसरा चौथा का, और ये गैप पहला दूसरा का है। यहाँ n1/n2 का रेशियो 1/2 है। बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिर से। तो देखिए है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, क्योंकि इरेजर से इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, जो यहाँ की चीज़ें हैं, ताकि मैं आपको इस सवाल को बता सकूँ।
तो देखिए सिंपल सवाल है ये भी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का जो है, यहाँ से यहाँ दैट इज 1/λ1 है, जो एनर्जी है बेटा 1/λ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी के, E1 का। और मैं बता चुका हूँ कि जो एनर्जी है वो E1 बराबर क्या होगा, साफ साफ सबको दिख रहा है। कौन कौन सी एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी, और साथ में कौन सी एनर्जी, ये वाली एनर्जी। इन दोनों का एनर्जी गैप के बराबर होगा, ठीक है। तो जो लेमडा है वो कैसे होता है, इन्वर्स एडिटिव होता है, क्योंकि 1/λ एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों एनर्जी गैप इस एनर्जी गैप के बराबर है। इसका मतलब जो 1/λ1 होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 1/λ4 पहला वाला एनर्जी गैप, और 1/λ3 ये एनर्जी गैप। ये दोनों जो एनर्जी गैप है, ये दोनों एनर्जी गैप जोड़ने पे वाला एनर्जी गैप आ रहा है, और वेवलेंथ जो है इन्वर्स एडिटिव है। तो इसी हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला पूछा है सीरीज लिमिट ऑफ बामर। तो ये तो बताया गया है बेटा कि यही होता है। सीरीज लिमिट का मतलब इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 2। और ये बताया हुआ है क्लास में बहुत बार, इन्फिनिटी से 2 आओगे तो लिखोगे 1/λ बराबर r, साथ में 1 का स्क्वायर, साथ में 2 का 1/2 स्क्वायर, और -1/∞ का स्क्वायर। तो ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे, और r की वैल्यू मैं बता चुका हूँ यूज करने के लिए सारे बच्चों की 1/92 नैनोमीटर यूज करना, 1/92 नैनोमीटर यूज करना। रखोगे वैल्यू, सोल्व करोगे, आ जाएगा तुम्हारा। वैसे भी याद भी रखना है कहीं ना कहीं इसको, ठीक है। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 74। दिन हम लोग आगे चलेंगे बेटा, ठीक ना। 74 के बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा है, आगे चलते हैं 75 पे। चलो 75 आसान सवाल है। 75 में तुम्हारा क्या कह रहा है, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ये मैंने फार्मूला तुम्हें बताया है यार, लेमडा का ये फार्मूला यूज करना है। लेमडा बराबर 2π.53 इंटू n/z, ठीक है। ये फार्मूला यूज करना, और ये फार्मूला एंगस्ट्रॉन में आता है बेटा, ठीक है। फार्मूला अगर आपको क्लियर है तो मतलब यूज कर दे रहा हूँ वैल्यू। तो अगर हम लेमडा यहाँ से निकालेंगे यहीं से, तो हम लिखेंगे 2π जो है वैल्यू उसका हम लोग यूज करेंगे 3.14, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सेल क्या है, थर्ड, और जेड कितना है 1। और आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो जो वैल्यू होती है बेटा सेंटीमीटर में, एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, cm में, ठीक है। तो यहाँ से तुम गुना कर लो तो 0.53 छूट गया है ना, 0.53 भी होता है, 2π.53 देखो तो 0.53 छूट गया। हाँ साथ में मैं 0.53 कर देता हूँ, 53, ठीक है। तो देखो यहाँ से लगभग 1 आएगा, 1 आएगा, और 3 तिहाई के 9, तो वही 9 के आसपास आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 9.96 10⁻⁸ हो गया ये, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, इतना, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट सवाल है, आसान सवाल है। लेमडा बराबर आपको फार्मूला पता है क्या होता है, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये एच की वैल्यू है। बटे में हमें क्या चाहिए, मास कितना इलेक्ट्रॉन का केजी में लेते हैं बेटा, 9.1, 10⁻31, ये हो जाएगा मास, इंटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं +5, ये वैल्यू आपको सोल्व करना है बेटा, ठीक है। तो 31 यहाँ से कटाओगे बेटा तो ये -3 आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो -8 होगा, फिर इधर से 1.2 से गुना करो, ये लगभग आएगा 11, कटाओगे तो आ जाएगा बेटा ये 6.6, है ना, करोगे तो आ जाएगा ये इतना आ जाएगा, ठीक है। खाली कैलकुलेशन है। अब लिखा है अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, है ना, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी, तो ये तो बेटा इनफाइनाइट होगा। इसको हमको नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत है तुमको इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबको पता है कि डेल्टा x और इनटू डेल्टा p वो होता है बराबर की। अगर हम बात करेंगे तो h/4π, तो अगर पहला 0 होगा बेटा,
जैसे किसको कह रहा है, पोजीशन को अगर 0 कह दिया तो दूसरा इनफाइनाइट होगा कि बटे में हो जाएगा ना बेटा वो तो, ठीक है। तो एक 0 तो दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है। वो तो दिख रहा है कि ये डेल्टा पी निकालेंगे तो बटा में चला जाएगा, 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर लिखा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s। तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जो फार्मूला होता है वो होता है L बराबर, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर नहीं, रुक जाओ, है ना, L फार्मूला लिख रहा हूँ मैं इसका, है ना। फार्मूला क्या होता है देखो, L प्लस 1, ये पूरा का पूरा टर्म रूट में जाता है बेटा, रूट में, और साथ में क्या होता है h/2π, ये होता है रूट के बाहर, ठीक है। h/2π लिखा है बेटा मैंने। अब यहाँ देखो जब 1s की बात करोगे तो L बराबर 0, यानी एंगुलर मोमेंटम 0। 3s की बात करोगे तो यहाँ भी L बराबर 0, तो यहाँ भी 0। 3d के बाद 3 से कोई मतलब नहीं, d बराबर 2 है, t के लिए L बराबर 2 है। तो अगर वैल्यू निकालोगे तो 2 प्लस 1, ये पूरा और रूट में रहेगा बेटा, और h/h और बटे में 2π। तो यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो वही 6h/2π आएगा। उसी तरह जब 2p है तो 2p में इसी फार्मूले में L बराबर क्या रख दो, 1 रख दो, इसी फार्मूले में L बराबर 1 रख दो, 1 प्लस 1 h/2π। तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये तुम्हारा सवाल था, ठीक। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है, मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत है। चलिए ज़्यादा ऊपर चला गया, नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। चलिए 79 में देखते हैं। 79 में कह रहा है 4 क्वांटम नंबर, किसका पूछ रहा है ये, तो इसका पूछ रहा, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है यार। पोटेशियम में तो सबको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होगा बेटा, 4s1 होगा, 4s1। तो n बराबर 4, L बराबर 0, m बराबर 0, s को कुछ भी रखो प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो तय है कि वही होगा। अब n+1 है तो पॉसिबल सबसेल, तो देखो n+1 है तो इसका केस क्या बन सकता है, n बराबर 6, L बराबर 0, पहला केस। तभी तो दोनों जोड़ के 6 आएगा, यानी 6s, एक सबसेल 6s होगा। अगला केस क्या बन सकता है, 5+1, 5+1 करेंगे तभी तो 6 आएगा बेटा। अब ये कौन सा केस बनेगा बताओ, 5 n की वैल्यू और 1 L की वैल्यू, मतलब ये क्या हो गया, 5p हो गया। अगला केस क्या बन सकता है बेटा, 4 और +2, 4 + 2 क्या होता है बेटा, 6, ये 4d हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला केस तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि 3 3 बना लें, तो 3 3 का मतलब 3f में जाओगे बेटा, और 3f पॉसिबल नहीं होता है। n की वैल्यू हमेशा L से ज़्यादा होती है, दोनों बराबर हो नहीं सकता, और कम का तो सवाल ही नहीं है। तो यही 3 केस बनेगा, यानी 6s पॉसिबल है, 5p पॉसिबल है, और 4d, सॉरी माई मिस्टेक, 4d पॉसिबल है, 4p नहीं 4d, 4 और 2 है L, तो 4d हो गया, ठीक, ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 81 देखना हम लोगों को। तो 81 के लिए थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ इरेज करना पड़ेगा, सॉरी हाइलाइटर आ गया है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे इसको, है ना। आप समझ गया ना कैसे किया था मैंने ये, ताकि ऑप्शन आपको पढ़ पाऊँ। ऐसे पेपर आपके पास है तो बहुत दिक्कत है नहीं। अब देखिए, है ना, हम लोग का जो है कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना, यहाँ समझ लेना अच्छे से, इनकरेक्ट। और ये बहुत सारे बच्चों को पढ़ने पर लगेगा कि सही है। देखो यहाँ तक सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिजेनेरेटेड फॉर अ स्पेशियल ऑर्बिटल, डिजेनेरेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्बिटल विद इन ए सेल, नहीं सब सेल, सेल नहीं, बस यही गड़बड़ी है वहाँ पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो उसको हम डिजाइन किया जाता है ना, स्पेसिफिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए ही तो होता है, हर ऑर्बिटल के लिए उसको हम डिजाइन करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, पर जेड के लिए 0 होता है जनरली, कोई भी एक्स वाई के लिए +1 -1 कुछ भी आप रखो, लेकिन सब सेल के अंदर होना चाहिए, सेल के अंदर नहीं, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ये तो सब बाकी स्टेटमेंट सही। ऑर्बिटल विद इन ए गिवन सब सेल डिफर इन देयर ओरिएंटेशन, बट एनर्जी क्या है, सेम होता है, क्योंकि सारे सब सेल के अंदर वाले डीजनरेटेड एनर्जी सेम होती है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, मुझे लग रहा है इसमें कोई और एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एम होता है वो +L से -L के बीच में होता है, तो वही सारा स्टेटमेंट है। तो ये सारा आपसे हो गया होगा, ठीक है, आसान सवाल था। अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो चलो 82 है, ये जो कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ध्यान देना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब वेव मॉडल, ठीक है, उसके लिए बात हो रही है।
तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन ट्रू नहीं है, तो कह रहा इवन दो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल। है तो सही है ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में एक ही है, लेकिन ऑर्बिटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे सेल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पर, सेकंड सेल होगा ना 2s भी होगा 2p भी होगा, अलग बात है, सबकी एनर्जी क्या है बराबर होगी, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी सेकंड सेल की। थर्ड सेल में टोटल 9 ऑर्बिटल रहेंगे 3s 3p 3d, सबकी एनर्जी आपस में बराबर होगी, बट ऑर्बिटल्स तो रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, सही है। अगला अगर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड इन द वेव फंक्शन साई एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट इट इंफॉर्मेशन। ये तो सही है। देखो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, साई। तो साई वेव फंक्शन है, साई का काम ही क्या है, बताना किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अगर आपको साई पता चल गया मतलब ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा, उसका एनर्जी ओरिएंटेशन सब पता चल गया। ठीक है, शेप वेप सब। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल फंक्शन, ये सही है। साई स्क्वायर को ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। देखो साई जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो हम साई स्क्वायर की यूज करते हैं ताकि उसका फिजिकल मीनिंग निकले, और इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। और ये गलत है, यहाँ पे देखो कैन नेवर बी पॉजिटिव, ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पॉजिटिव नहीं, क्या होना चाहिए, कैन नेवर बी नेगेटिव होना चाहिए था। साई स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ निगेटिव होता तो सही हो जाता है, पॉजिटिव है, तो थोड़ा ध्यान से करने हैं ऐसे सवाल। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए अब असर्शन रीजन में 3 में ही आपका काम चल जा रहा है, तो आगे मैं नहीं इसको बढ़ा रहा हूँ। असर्शन कह रहा है फॉर वैल्यू ऑफ एन फॉर ए लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ इज 2 से 3। सही कह रहा है बेटा। देखो बामर में 2 पे आते हो और अगर तुम 3 से आओगे तो ये यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप मिनिमम यानी वेवलेंथ मैक्सिमम। तो बामर की जो हाईएस्ट वेवलेंथ है या मिनिमम एनर्जी है वो 3 से 2 में होती है। सही है बिल्कुल ये। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वैल्यू N1 बराबर 3 N2 और जो है वो 3 4 5, ये गलत है ना। N1 की वैल्यू वही बताएं कि बामर में कहाँ पे आते हैं, 2 पे आते हैं। ये करा 3 पे आइए, कहाँ से 4 5 से, तो पास्चन की बात कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ जो तुम्हारा स्टेटमेंट 1 है 2 है ना, ये तुमको पढ़ना है कौन सही है कौन गलत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, है ना। ये कैसे पॉसिबल है, जरा मुझे बताओ। तो हर इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होता है चारों वो अलग अलग होता है। ये तो स्टेटमेंट है पॉली का ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। तो सीधे सीधे रॉन्ग है, उसी का स्टेटमेंट है। फिर करा दूसरा स्टेटमेंट है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी प्रेजेंट इन सेम सेल सब सेल एंड ऑर्बिटल सेम स्पिन। एकदम गलत है, मतलब पॉली का दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, दोनों पॉली का स्टेटमेंट है। सारे सेट सेम नहीं हो सकते हैं, और अगर जब भी एक साथ रहेंगे एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो उनका स्पिन मस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो सीधे सीधे गलत है 84, कुछ बताने की जरूरत नहीं। पॉली का ही क्या है प्रिंसिपल जो है वही क्या है, गलत हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, ताप थोड़ा फंस जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। 85 हमारा कह रहा है बोर मॉडल फेल इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सही है, बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या के लिए वैलिड है ना, ये तो सही है स्टेटमेंट है। ठीक है ना, यहाँ जो है सही है पहला स्टेटमेंट। फिर इट डिज नॉट मेंशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सही बात है, बोर मॉडल का बेसिस ही क्या होता है, ध्यान दो। हम कहते हैं यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, और इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपस में रिपल्सन भी तो हो जाएगा। बोर इसकी बातें नहीं करता। बोर मॉडल डिराइव्ड किस बेसिस पे है कि हाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, मतलब ये इसको खींच रहा है और इस वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करता है, तो सीधे सीधे गलत हो गया वो। ठीक है, तो मतलब ये सही है स्टेटमेंट, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात नहीं करता है, क्योंकि एक ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है तो बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन की बात करता है। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ रिपल्सन भी तो होगा, इसकी बात ही नहीं करता। इसलिए सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिंगल के लिए। तो पहला भी सही दूसरा भी सही। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेटमेंट सही है।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा, बोर मोटर इसके बारे में बात नहीं करता है कि वो सीधे सीधे किसके लिए डिराइव किया गया था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। क्यों काम नहीं करता है, तो इसका रीजन यही है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की बात ही नहीं करता, वो सिर्फ किसकी बात करता है, अट्रैक्शन की। ठीक है, चलो खत्म होने वाला है बस। तो चलो ये क्वेश्चन 86 बहुत बड़ा सा है लेकिन आसान है। ये तुम लोग को बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होगा, तो कितनी बार बताया गया कि जो के और बटा पी, फार्मूला ही बताया जाता है आपको, के बटा पी जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी पी, ये काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है और साथ में क्या होता है, निगेटिव होता है ना, -1/2 करके होता है। ठीक है, फिर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी वो क्या होता है 1 होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव होता है, तो रेशियो कितना आएगा बेटा, -1 होगा, नहीं होगा। तुम देखो 13.6 एक होता है, दूसरा क्या होता है -13.6, और साथ में क्या लगा होता है Z² n² है ना, Z² n², यहाँ पे भी Z² n², मैं लिख देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, कटाओगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, फिर लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल मतलब पहला सेल में एनर्जी मिनिमम, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यही आएगा। तो देखो 3 से ही तुम्हारा ऑप्शन मैच करके एकदम लाइन से दिया हूँ। उसी तरह से रेशियो लोगे, अगर किसका किसका तुम रेशियो लोगे, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाबर सीरीज, तो डी वाला मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा तुमको, है ना, बट मैं तुमको बता रहा हूँ आएगा वही बेटा, है ना, सही है ये, मैं लिख देता हूँ। फिर भी अगर तुम लिखना चाहोगे इसको तो कैसे लिखोगे, तो जब लिखोगे लेमन के लिए तो क्या लिखोगे, 1/r, जेड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूँ, है ना, तो जेड का कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ 1² बटे में 2²। ये लेमन की है बेटा, कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन 2 से 1। फिर देखो जब हम बामर की बात करेंगे, लेमडा एल इसको लिख देते हैं, लेमडा बामर की बात करेंगे तो पहली लाइन कहाँ से कहाँ आएगी बेटा, आर, जेड है तो कट ही जाएगा, तो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 1/2² और -1/3² आएगा, नहीं आएगा बेटा, इन दोनों को कटा दो बेटा, रेशियो आ जाएगा। समझ गए, इन दोनों को कटाना है बस, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, कटा दिए, खत्म कहानी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बताने की ज़रूरत है, डिस्कस नहीं करूँगा, तुम लोगों को बस बता दे रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कराना है तो क्रोमियम का जर्बेकर तो एक्सेप्शनल है, कॉपर का जानते ही हो कि एक्सेप्शनल है, Fe+3 में जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन S से नहीं, पहले S से निकलता फिर D से निकलता है, तो Fe का 4s2 3d6, तो उसका 2 निकलेगा, फिर एक D का निकलेगा, 3d5 हो जाएगा, G का भी वही है 3d10, क्योंकि 4s2 का निकल जाएगा। ठीक, चलो आगे चलो, तो 88 में देखते हैं, कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है, व्हाट इज मिनिमम। तो अब यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो है ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ बेटा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी का डाटा है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक पेज में नहीं है बेटा। देखो पहले इसको किलो जूल में चेंज करो, तो अगर किलो जूल में इसको चेंज करोगे तो 1.68 इंटू 10⁵ है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो जानते हो 168 आ जाएगा, ये 168 किलो जूल पर मोल। और फिर जब उसको तुम डिवाइड करोगे 96 से, याद रखना मैं किससे कह रहा हूं, 96 से अगर कटाओगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। किलो जूल पर मोल को अगर हम कटाते हैं 96 से तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए आ जाता है, तो 1.7 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसके लिए, पर इलेक्ट्रॉन या पर लाइट कह लो, सिंगल के लिए आ जाएगा, पर लाइट, एक लाइट गिरेगी तो उसके लिए आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, या पर इलेक्ट्रॉन का कर सकते हो, है ना, पर लाइट और या पर इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की इतनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की थी, 1 इलेक्ट्रॉन की आएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है ना, व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो दिया हुआ है तुम्हारा, वर्क फंक्शन बेसिकली पूछ रहा है, तो अब लगाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो 1200, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ इसको इरेज कर देता हूँ, 1200 40 बटा 300 करोगे बेटा, बराबर क्या हो जाएगा 5
और काइनेटिक एनर्जी 1.7, यही मेन निकालना था जल्दी से। कैसे? किलो जूल में चेंज किया, 96 से डिवाइड किया, सीधा हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। ऐसे फिर जूल मोल बहुत लंबा हो जाएगा। और ये जब डिवाइड करोगे बेटा तो 4.1 आएगा। चरती 12 होता है, 4.1 के आसपास आएगा अप्रॉक्स में। अगर 4.1 आया है तो यहाँ से जब तुम घटाओगे किसको तो फाई जो तुम्हारा आएगा दैट इज 4.1 और उसमें से माइनस क्या कर दो 1.7, तो दैट इज अप्रॉक्स में जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 2.4 के आसपास, 2.4 के आसपास आएगी अप्रॉक्स। लेकिन तुमको फिर से चाहिए किलो जूल में चाहिए ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। इसमें 96 से जैसे ही गुना करोगे बेटा किलो जूल में चले जाओगे बालक, किलो जूल में। और अगर जूल में आना है तो 1000 से फिर गुना करो बेटा, फिर 1000 से गुना करना होगा इसमें, है ना। तो अब देख लो 2.4 में अगर 96 से गुना करोगे, 1000 से गुना करोगे तो इसी फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे। अंदाज पे देख लो, जैसे 2.4 है, 96 का कम करें तो 2.3 के आसपास आएगा, तो 2.3 × 10⁻⁴। बाकी देखो सब थोड़ा दूर दूर है। यहाँ पावर 6 है, पावर 5 तक ही जाएंगे, 6 में पावर जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये 96 है तो 200 मतलब 100 माने 240 और पावर जो है 1000, तो 6 पावर नहीं जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अच्छा सवाल था, एक आप तो देंगे ना बेटा। चलो अगला, ये पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देखो ये जो है ना सही है, तो यार ध्यान देना, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। बट ये भी स्टेटमेंट उसी का होता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट गिवन टाइम, देयर मस्ट बी सम एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एट गिवन टाइम। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ई एरर इन एनर्जी, डेल्टा टी क्या है गिवन टाइम, एरर इन टाइम, वो भी क्या है उसी का प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप किसी भी गिवन टाइम पे नहीं निकाल सकते, ठीक। और वो भी उसका स्टेटमेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, तो इसको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको दिया है। तो डेल्टा एनसीईआरटी में है डेल्टा इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। साथ में एक और स्टेटमेंट हमको ध्यान रखना है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। क्लास में नोट्स में भी मैं लिखवाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए फिर लिखा है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ये तो एकदम एनसीईआरटी की लाइन है यार। जो हाफ फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है, वो सिमेट्रिकल होता है, उसमें एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है। तो ये तो बताया ही जाता है, स्टेटमेंट ही है, इसको ध्यान ही रखना है। फिर लिखा एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस दैन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये गलत दिया हुआ है, जब हाइड्रोजन एटम रहेगा तो 2s 2p सबकी एनर्जी क्या होती है बराबर, क्योंकि यहाँ एनर्जी n पे डिपेंड करती है, n + l पे नहीं। हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे अबाव प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता है, एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, n = 2 n = 2 एनर्जी बराबर, ये नहीं कि n + l लगा के एनर्जी निकाल रहा है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज में एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, n + l पे नहीं, तो यहाँ बराबर होता है बेटा। पहले भी एक बार हम बताए थे आपको, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। h/mv तो आपको पता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ही है। तो पूरा पेपर का हमने डिस्कशन कर दिया है ना। थैंक यू, आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक ना। और फिर तो बेटा लास्ट क्वेश्चन ये रह गया था यार, है ना। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है ना। तो देखो जो साई है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, साई पोजीशन ही तो बताता है। और साई जो होता है वो XYZ का फंक्शन होता है, थीटा साई का फंक्शन होता है। कहीं अगर तुमने देखा होगा, वैसे जेईई मेंस का सवाल मैं तुमको बता दे रहा हूँ, साई जो है वो R का, थीटा का और साई का फंक्शन होता है। R मतलब कितना दूरी है, कौन से डायरेक्शन में है, या बेसिकली कहो कि ऑर्बिटल को ही तो बताता है। तो ऑर्बिटल का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, कोई x में होता है, कोई y में होता है, कोई z में होता है, सबका अलग अलग ओरिएंटेशन है, अलग अलग स्पेस में है। तो अगर अलग कोई यहाँ है कोई यहाँ, तो उसका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा ना बेटा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये देखो बेटा गलत दिया हुआ है।
जो प्रोबेबिलिटी है वो साई के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैंने उधर बताया था प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो साई स्क्वायर होता है, साई नहीं होता है। और ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो की बात कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है ना यहाँ पे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई। ये साई की बात कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, साई स्क्वायर के। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए बेटा, तो हो गया आपका डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पेपर को एनालाइज कीजिएगा, थियोरेटिकल था लेकिन सारे अच्छे सवाल दे दिए गए थे, सोल्व करिएगा। कोई डाउट होगा तो फर्दर भी आप लोग आके डिस्कस कर सकते हैं।